अध्याय 971 विदाई 1। मृतकों का दिन अपने स्वाभाविक अंत पर आया जब चंद्रमा आकाश में अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर था। बीस्ट एम्परर स्टार के लोग उस शांति का आनंद लेने के लिए अपने घरों में वापस चले गए जिसे उन्होंने एक बार माना था, और मुख्य कबीले के लोग दुनिया को उसके चरम पर वापस लाने के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए महल में लौट आए। डेमियन ने भी अपना व्यवसाय समाप्त किया और लगभग उसी समय महल लौट आया और उसके बाद सम्राट से मिलने के लिए एक एकांत कार्यालय जैसे कमरे में चला गया। इन दिनों हम बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं। ओह, डेमियन ने अपने लिए तैयार की गई सीट पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यदि डेमियन ने सामान्य शिष्टाचार का पालन किया तो सम्राट सहित शाही कबीले को अब कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए एस्टोरिया के शिक्षक के रूप में उनकी स्थिति ने तकनीकी रूप से उन्हें वरिष्ठता में सम्राट के बराबर रखा। वास्तव में सम्राट ने जवाब दिया, डेमियन को एक गिलास दिया और उसे मेज पर रखी कुछ स्प्रिट शराब पीने में मदद करने का इशारा किया। हालांकि यह काफी लंबी अवधि के लिए आखिरी होगा, नहीं? डेमियन ने सिर हिलाया। मम्मा, अब जब मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो मैंने करने के लिए निर्धारित किया था, तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके प्राचीन देव कबीले के साथ चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपने अपने कदम सावधानी से उठाए हैं। हालांकि आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं। आपने कुछ सुना? हम सम्राट ने स्प्रिट वाइन का एक गिलास अपने ऊपर डालते हुए गुनगुनाया। बस कुछ बातें। आपकी जानकारी को खोजने की कोशिश में कुछ से अधिक प्रभाव हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह छुपाया है। आपका अधिकांश इतिहास एक खाली स्लेट है, जबकि बाकी का अधिकांश हिस्सा एक निश्चित प्रभाव द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नए उजागर सत्य पर हंसे या रोए। सबसे पहले, क्या सम्राट यह संकेत नहीं दे रहा था कि वह भी डेमियन की जानकारी खोज रहा था? तथ्य से जुड़ी इस बात को थोड़ा अलग रखते हुए, क्या वह वास्तव में किसी भी तरह से मूर्ख था? वह लगभग यह जांचना चाहता था कि क्या किसी ने उसकी यादों को बदल दिया है और उसके जीवन को वास्तव में उससे कहीं अधिक रोमांचक बना दिया है। मैं यह तय नहीं कर सकता कि यह बेहतर होगा या बुरा, लेकिन अभी के लिए आइए इसके बारे में सोचना बंद कर दें। भले ही यह एक मजाक हो, मेरी किस्मत के साथ मैं शायद कुछ चालबाज देवताओं का निशाना बन जाऊंगा। तो फिर शायद वे मुझे सिखाएंगे कि वास्तव में विनम्र कैसे रहना है। यह कहने के बजाय कि वह छिपा हुआ था, यह कहना अधिक सटीक था कि उसने प्रतिशोध में उन सभी को मार डाला जो उसकी जानकारी बेचना चाहते थे, और जो लोग जीवित बचे थे वे इतने दूर थे कि उनके विवरण के रूप में उनके व्यक्तित्व को नहीं माना जा सकता था। वही व्यक्ति। आखिरकार डेमियन के अलावा और कौन कुछ हफ्तों या उससे कम समय में आधे ब्रह्मांड में घूम सकता है? यहाँ तक कि स्थानिक चिकित्सकों के पास भी इस प्रकार की गतिशीलता नहीं थी, इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से अपरिचित रखा गया था। हालांकि उन्हें इस बात पर संदेह नहीं था कि अगर इन लोगों की यादों में उनके स्वरूप की खोज की गई तो उनकी पूरी छिपी हुई प्रतिभा, व्यक्तित्व मर जाएगी। मुझे किसी दिन डायरेक्टर का बदला चुकाना होगा, वह सोचने लगा। इस स्तर पर जो शत्रु उसकी जान चाहते थे वे अधिकतर पवित्र भूमिस्तर के प्रभाव वाले या देवता थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें थोड़ा शर्मा दिया, अब उन्हें फिर से मानव डोमेन पर विचार करना पड़ा। इमोर्टल ब्लड असुर जैसे किसी व्यक्ति के लिए
जब तक उसके पास एक भी लीड है, संबंध बनाना बहुत आसान होगा। अभी के लिए इसे अलग रखते हुए आप भी महासम्मेलन में भाग लेंगे? नहीं, डेमियन ने अपने मन को वास्तविकता की ओर लौटाते हुए कहा। सम्राट ने सिर हिलाया। हाँ, योजना नहीं बदली है। मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रैंड असेंबली में भाग लूंगा। दुनिया के मामले हेडरिक और एलिजाबेथ पर छोड़ दिए जाएंगे। डेमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप एस्टोरिया लाने की योजना बना रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? सम्राट ने पूछा। डेमियन ने सिर हिलाया। आपको उसे यहीं रहने देना चाहिए। वास्तव में आपको उसे तब तक दुनिया से नहीं जाने देना चाहिए जब तक कि वह स्थिर न हो जाए। सम्राट ने उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे लगता है वह अभी तक नहीं जानता। डेमियन को एक बार फिर एहसास हुआ कि भाग्य कितना गूढ़ है। इस स्तर पर भी गोल्डन ड्रैगन सम्राट जैसा देवता केवल यह समझ सकता था कि एस्टोरिया गोल्डन ड्रैगन की तरह भाग्य का उपयोग करने में कुशल हो गया था। डेमियन ने थोड़ी हैरानी की सांस ली और शुरू से ही सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वे भाग्य के बारे में क्या जानते थे, इसे और अधिक सुपाच्य बनाने के लिए विवरणों को सार्वभौमिक प्रवाह और संसार की अवधारणाओं से थोड़ा सा अलंकृत किया। जब सम्राट ने डेमियन का स्पष्टीकरण सुना और उसे पता चला कि वास्तव में क्या हुआ था जब एस्टोरिया ने फेट क्लाउड्स को बहाल किया था और कैसे डेमियन ने मूल रूप से ब्लैक ड्रैगन को गुलाम बनाया और अपहरण कर लिया था, तब उसने कई तरह की अभिव्यक्तियां की। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। बहुत सी घटनाएं मेरी समझ से परे घटित हो रही हैं। कैसा अजीब एहसास है, सम्राट ने पेय का एक और घूंट पीते हुए कुछ व्यग्रता से कहा। सम्राट को अपने ही विचारों का शिकार होते देख डेमियन ने आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसे पचाने के लिए बहुत सी चीजें थीं। एक देवत्व के रूप में गोल्डन ड्रैगन सम्राट की मानसिकता औसत आदमी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन वह ईंट की दीवार नहीं था। यदि वह होता तो अपने वंश के लिए अपने भविष्य का बलिदान नहीं देता। हालांकि यह जानना कि यह बलिदान ही वह कारण था जिसके कारण वह कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके लिए वह सिंहासन पर चढ़ने के बाद से प्रयास कर रहा था। कम से कम यह कहना तो स्वीकार करना कठिन था। और उससे भी बड़ी बात यह कि उनके लक्ष्य ने उनकी जगह उनकी बेटी को चुना था। तो यह उस भविष्यवाणी का अर्थ था। उसने मन ही मन सोचा, गोल्डन ड्रैगन के लिए प्राप्त महान आशीर्वाद बाहरी नहीं था। यह किसी प्रकार का खजाना नहीं था। यह एस्टोरिया था। यह लड़की जिसने खुद को केवल एक शरारती शैतान के रूप में दिखाया था, उसे इसका एहसास होने से पहले ही वह किसी तरह परिपक्व होकर एक भव्य व्यक्ति बन गई। क्या यह वह सदमा था जिसे हर माता पिता को अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव करना पड़ा था? उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे वास्तव में दुख हुआ, लेकिन चूंकि उसे पहले कभी मौका नहीं मिला, तो क्या यह सर्वोत्तम संभव परिदृश्य नहीं था? एस्टोरिया आपको आखिरकार सुर्खियों में अपनी जगह मिल गई। सम्राट ने सोचा। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसने अपने विचारों को आकाश में भेज दिया। देत्रिया, मुझे आशा है कि आप स्वर्ग में अपने स्थान से उस पर नजर रख रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोलने और डेमियन की ओर मुड़ने से पहले एक मौन प्रार्थना की। धन्यवाद। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने क्या किया? सम्राट मुस्कुराया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें गर्मजोशी थी, कुछ ऐसा जो डेमियन ने कभी नहीं दिखाया था। यदि यह आपकी सहायता के लिए नहीं होता, तो क्या एस्टोरिया अपनी क्षमता में खिल पाता?
यदि दूसरों पर छोड़ दिया जाता तो उसकी मृत्यु के दिन तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं आपको कैसे धन्यवाद नहीं दे सकता। डेमियन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने केवल उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। यदि वह पहले से ही एक अत्यंत दृढ़ भावना वाली प्रतिभाशाली नहीं होती तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आखिरकार उसने अपने लिए डार्क स्पिरिट शराब का एक गिलास डाला और मुस्कुराहट के साथ उसे हवा में उठा दिया। जब उसे पता चलता है कि उसे घर पर रहना है तो वह लगातार शिकायत करने के लिए बाध्य है, इसलिए दुनिया को बचाने के लिए उसे उचित रूप से धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। डेमियन की अभिव्यक्ति अपने नुकीले दांतों को चमकाने से पहले सम्राट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने अपनी ओर बढ़ाए हुए गिलास से मिलने के लिए अपना गिलास उठाया। झंकार समझो हो गया। अध्याय 972 विदाई 2। मास्टर, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? एस्टोरिया की कान मूर्तिकला वाली रोने की आवाज महल के हॉलों में गूंज रही थी, जिसे कोई भी अपनी अभिव्यक्ति सुन नहीं सकता था। इन लोगों में डेमियन भी शामिल थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया, उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर थपथपाया। आराम करो। तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं कहीं देर तक जा रहा हूं? हम अंततः फिर से मिलेंगे, उन्होंने कॉम से कहा। लेकिन मास्टर, अगर आप चले गए तो सब कुछ फिर से ऊब जाएगा। मुझे चौंका दिया और कुछ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। हम हाँ, कुछ नहीं। इसी तरह आपके पास पहले से ही यहाँ के लिए बहुत कुछ है, तो छूट का क्या मतलब है? आप अभी भी ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। एस्टोरिया ने दूसरी बार देखा। इस बात से शर्मिंदगी हुई कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सका। डेमियन ने उसे सुनने के लिए एक ध्वनियुक्त प्रसारण संदेश भेजा। जाने से पहले मेरे पासवे के लिए एक आखिरी उपहार है। इस मोती को ले लो। जब भी तुम अकेले हो कुछ समय में पाओ तो इसे कुचल दो। एक बड़ा आश्चर्य होगा। डेमियन ने उसे एक छोटा नीला संगमरमर दिया, जिसे उसने ले लिया और उत्सुकता से देखने लगा। मास्टर, यह क्या चीज है? आपने मुझे ध्वनिक प्रसारण के माध्यम से क्यों बताया? उसने प्रश्न किया। हाँ, अभी इसके बारे में चिंता मत करो। आपको बस इतना जानना है, जब तक आप उस मनके को कुचलते हैं, आप घर की गिरफ्तारी की इस अवधि के दौरान ऊब नहीं पाएंगे। मैं आपके गौरव के रूप में इसकी गारंटी दूंगा मास्टर, डेमियन ने सहजता से उत्तर दिया। ओह! जैसे ही एस्टोरिया ने मोती को अपनी स्थानिक अंगूठी में छुपाया, उसकी आंखें चमक उठीं। मास्टर, मुझ में धैर्य नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे आजमाने जा रहा हूं। मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। वह तुरंत सम्राट के पास भागी और अपने कमरे में वापस जाने से पहले कुछ शब्द बोली। डेमियन ने चेहरे पर आधी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेरा अनुमान है कि जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। एस्टोरिया का व्यवहार दिखावटी नहीं था, लेकिन वह डेमियन से मिलने से पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। अब उसे अपने पद और शक्ति के प्रति जिम्मेदारी और समझ का एहसास हुआ। डेमियन की मुस्कुराहट उसकी शरारत के कारण आई व्यंग्यात्मक नहीं थी, बल्कि संतुष्टि भरी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी शिष्या यथासंभव कुशलतापूर्वक और स्थिरता से मजबूत होने के लिए वह सब कुछ कर रही थी जो वह कर सकती थी। और उसे अपने रिश्ते पर इतना भरोसा था कि उसे पता था कि डेमियन ने उसे जो उपहार दिया है, वह उसके लिए सबसे अच्छा पहला कदम होगा। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर उसे गर्व कैसे महसूस नहीं होता।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह चाहता था कि वह उसकी और अधिक मदद कर सके, लेकिन उसका रास्ता कभी भी खाली नहीं था। शुरू से ही उसकी स्थानिक क्षमताएं सहायक थीं। केवल उसकी मुख्य ताकत गोल्डन ड्रैगन की तकनीकें नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह से किसी अन्य की तकनीकें थीं। मुझे आश्चर्य है कि जब वे दोनों मिलेंगे तो कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं इसे बाद में सीधे एस्टोरिया से सुनूंगा। डेमियन ने अपना ध्यान कुछ फीट दूर कर दिया, जहां एलेना और सम्राट के बीच बातचीत हो रही थी, जो मूल रूप से पिछले कुछ मिनटों से गोल गोल घूम रही थी। आपका योगदान। आपके बिना यह ग्रह नष्ट हो गया होता। यह कुछ भी नहीं है, महाराज। मैं केवल भौतिक लाभ के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए मैं आपका धन्यवाद स्वीकार नहीं कर सकता। केवल भौतिक लाभ के लिए। हालांकि कोई भी सामान्य अनुबंधकर्ता आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आधा भी नहीं करेगा। मुझे आपकी न्याय की भावना पर विश्वास है और मेरा मानना है कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। हमारी ईमानदारी को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह ले लेगी। डेमियन दोनों के बीच आया और सम्राट के हाथ में बॉक्स घुमाया, एलेना के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और दोनों पर मुस्कुराहट दिखाई। दोस्तों, शिष्टाचार मजेदार है, लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। एलेना ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि मैंने वास्तव में पुरस्कार देने लायक कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ भी कीमती स्वीकार नहीं करना चाहता। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, पत्नी, तुम्हारा पति बेशर्म और लालची है, इसलिए हम इसे वैसे भी ले लेंगे। सम्राट, कोई आपत्ति? कोई नहीं, सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एलेना ने डेमियन की ओर देखा, फिर सम्राट की ओर, फिर एक बार फिर डेमियन की ओर देखा और अंततः एक पराजित आह भरी। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। अगर गोल्डन ड्रैगन कबीले को भविष्य में कभी मेरी मदद की जरूरत होगी, तो मैं इसे बिना किसी सवाल के उधार दे दूंगा। सम्राट ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। यह कहने की जरूरत नहीं है। हमारे गोल्डन ड्रैगन कबीले ने आपकी भावना को साझा किया है और अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसी उत्साह के साथ आपकी सहायता करेंगे। सहयोगी के रूप में यह सही है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें। दोनों ने अपनी सराहना व्यक्त की और कुछ मिनटों की बातचीत के बाद वास्तव में प्रस्थान का समय आ गया। डेमियन और एलेना हाथों में हाथ डाले महल से बाहर निकले। सम्राट और गोल्डन ड्रैगन कबीले की शुभकामनाओं के शब्द उनका पीछा कर रहे थे। डेमियन ने मुस्कुराते हुए अपने बगल वाली प्यारी महिला की ओर देखा। आप तैयार हैं? मजेदार चीजें शुरू होने से पहले हमें बहुत कुछ समझाना है। एलेना अपने चेहरे पर उसी गर्मजोशी के भाव के साथ उसके कंधे पर झुक गई। कृपया इस बार टेलीपोर्टेशन पर आसानी से जाएं। मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे, क्या हमें अभी सूर्यास्त की ओर प्रस्थान करते हुए एक रोमांटिक पल नहीं बिताना चाहिए? आप इतना अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक काम क्यों करना चाहेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नफरत है कि आप पृथ्वी हास्य जानते हैं। हाँ, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। टीच। डेमियन ने अपनी जीभ चटकाई, यह दिखावा करने की पूरी कोशिश की कि वह अंदर से मूर्ख की तरह नहीं मुस्कुरा रहा था। इतना समय हो गया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपने साथ एक सुंदरता के एहसास को कितना मिस कर रहा था, खासकर उस सुंदरता को जिसके लिए उसके मन में भावनाएं थीं। यह बुरा नहीं था। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था।
लेकिन मुझे अभी भी उस आखिरी हिस्से का थोड़ा बदला लेना चाहिए, नहीं? डेमियन की बुरी मुस्कुराहट को महसूस करते ही एलेना कांप उठी। रुको, इसके बारे में सोचो भी मत। बहुत देर हो गई। चमक। दोनों अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए दुनिया से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी दुनिया जो सोने से चमक रही थी। फेट स्टार के हर कोने में खूबसूरत अभिव्यक्तियां आकाश में छा गईं, मानो जोड़े के अस्तित्व का जश्न मना रही हों। एस्टोरिया ने अपने चेहरे पर एक अप्ठनीय अभिव्यक्ति के साथ लुप्त होते स्थानिक उतार चढ़ाव को देखा और अपने हाथ में मोती पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगली बार मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा। उसकी भावना वास्तविकता में बदल गई और कई अन्य लोगों और खुद एस्टोरिया के साथ विलीन हो गई। स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ हवा में गायब हो गया। ब्रह्मांड में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले थे, और जबकि इसमें शामिल लोगों को अभी तक इसका पता नहीं था, बीस्ट एम्परर स्टार की आपदा ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। यह युद्ध और मृत्यु का युग था, पूर्ण अनिश्चितता का युग था। फिर भी यह केवल इसी प्रकार का युग था जो परम प्रतिभाओं को जन्म दे सका। और यह केवल इस प्रकार के युग में ही था कि वे अपनी क्षमता का हर आखिरी हिस्सा निकाल सकते थे। उनके पदार्पण के लिए मंच तैयार किया गया था। जो कुछ बचा था वो सितारों का चमकना था। प्राचीन देव कबीले की यात्रा सरल और सहज थी, कम से कम डेमियन के लिए। हालांकि एलेना की यात्रा कुछ उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन यह उसके लिए बहुत बुरा भी नहीं था। इस जोड़े ने प्राचीन देव कबीले की छिपी हुई दुनिया में प्रवेश किया और अपने आगमन के कुछ ही सेकंड के भीतर डी से मुलाकात की। अब जब सदी की सबसे बड़ी सभा होने में कुछ ही दिन बचे थे, तो टालमटोल करने और व्यर्थ की बातें करने का समय नहीं था। सबसे पहले जेनेसिस बीड को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अन्यथा प्राचीन देव कबीला आत्मविश्वास के साथ अन्य बड़े प्रभावों का सामना नहीं कर सका। हालांकि जब डेमियन और एलेना असल में फिल्म में शामिल हुए तो क्या हुआ? तुम खो गए हो। प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनसे उम्मीद थी। अध्याय 973 भव्य 1। प्राचीन देव कबीले के पास एक बार 3 खजाने थे। एक को नष्ट कर दिया गया, जबकि दूसरे ने केवल आंतरिक कबीले के मामलों को निपटाया, केवल जेनेसिस बीड को बाहरी खतरों के खिलाफ सहायता करने की क्षमता के साथ छोड़ दिया। दुर्भाग्य से मन का भी खो गया। यह प्राचीन देव कबीले की लापरवाही का मामला नहीं था। वास्तव में अल्टरन स्टार क्रूजर के विनाश के बाद उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से जेनेसिस बीड की रक्षा की। वे इसकी चोरी की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे? और इसकी चोरी के बाद वे इसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते थे, जब इसे बहुत लंबे समय तक बिना किसी वास्तविक मालिक के कई बार इधर-उधर किया गया था? जब तक मन का गोल्डन ड्रैगन सम्राट के हाथों में पहुंचा, तब तक प्राचीन देव कबीले की स्थिति खराब हो गई थी, जिससे इसे पुनः प्राप्त करना उनके लिए अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक हो गया था। डेमियन का अस्तित्व कबीले के चेहरे पर एक तमाचा था, लेकिन डी और रैन, इसके नेता, समझ गए कि वह उनके कबीले के भाग्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। पुनरुद्धार की बात तो दूर, अगर वह उस पूर्वज के स्तर तक पहुंच सकता है जिसने मूल रूप से प्राचीन देव कबीले का निर्माण किया था, तो वह उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए सुविधा के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उसे अपना खोया हुआ खजाना वापस पाने के लिए बीस्ट डोमेन में भेज दिया। क्या उन्हें संदेह था कि वह ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन देव कुल का कोई भी स्वामी इतना कमजोर नहीं हो सकता था।
हालांकि क्या उन्हें उम्मीद थी कि वह यह काम इतनी जल्दी कर लेगा? और उससे भी अधिक, तुम गायब हो जाओ। रैन की आवाज व्यावहारिक रूप से एक बांस की चीख की तरह थी जब वह खड़ी हुई और अपने हाथों को मेज पर पटक दिया। इसके चारों ओर डेमियन, एलेना, जिन्यू और स्वयं रैन बैठे थे। वे अभी अभी फिर से मिले थे और बातचीत शुरू ही की थी, लेकिन उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसका सिर फटने वाला है। हमने आपको हमारे कबीले की कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा था, फिर भी आप केवल हमें यह बताने के लिए वापस आए कि हम इसे बिल्कुल भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यह क्या निंदा है? सभी बातों पर विचार किया जाए तो रैन की दहाड़े बहुत बड़ी अतिप्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी तुलना में दी कहीं अधिक शांत स्वभाव की थी। फिर भी उसका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा वर्तमान में एक जटिल अभिव्यक्ति में झुर्रियों से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों में से केवल जिन्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने केवल डेमियन और एलेना के बीच देखा, चुपचाप स्थिति का आकलन कर रही थी। डेमियन ने आ भरी और पूरी कहानी समझाई, एस्टोरिया से मिलने से लेकर ब्लैक ड्रैगन्स को गुलाम बनाने तक। कहानी जितनी आगे बढ़ती गई, तीनों प्राचीन देव कुलों के भाव उतने ही अधिक बदलते गए। साजिश से लेकर सदमे तक, घृणा से लेकर प्रशंसा तक, उन्होंने बीस्ट एम्परर स्टार के महान युद्ध की कहानियों और उसके परिणामस्वरूप होने वाली हर चीज को आत्मसात कर लिया, जिसमें एलेना की जेनेसिस बीड की बाइंडिंग भी शामिल है। स्पष्टीकरण के अंत में एलेना सीधे खड़ी हुई और दोनों कबीले नेताओं के सामने झुककर माफी मांगी। मुझे अभी भी पता नहीं है कि जेनेसिस बीड मेरे साथ कैसे और क्यों जुड़ा, लेकिन मेरा आपके खजाने को लूटने का कोई इरादा नहीं था। अगर क्षतिपूर्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसने ईमानदारी से कहा। दौड़कर अपने दांत पीस लिए, एलेना पर ऐसी दृष्टि डाली जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। डी ने एलेना की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। स्थिति उससे भिन्न है जो हमने मूल रूप से मान लिया था। जेनेसिस बीड को बांधने के बजाय आपको इसके द्वारा चुना गया था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम शिकायत रख सकते हैं। जेनेसिस बीड एक सर्वोच्च खजाने के रूप में एक अल्पविकसित चेतना थी, जिसका अर्थ था कि हालांकि यह स्वयं संवाद या स्पष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन यह अपने मालिक को चुन सकता था। बुद्धिमत्ता के मामले में यह मिराज से थोड़ा ही कम था। फिर भी जेनेसिस बीड ने कभी भी खुद को प्राचीन देव कबीले के सदस्य से नहीं जोड़ा, चाहे कितना भी समय बीत गया हो। इसने उन्हें केवल अपनी आधार क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे उनकी समग्र ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। एलेना के साथ जुड़ने का मतलब था कि वह अपना असली रूप और असली मूल्य दिखाने के लिए तैयार थी। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। यह व्यक्ति के लिए एक आशीर्वाद और ब्रह्मांड की स्थिति के लिए एक भयानक शगुन है। मुझे चिंता होने लगी है कि इस ग्रैंड असेंबली के दौरान क्या होगा, डी ने बुदबुदाया। डेमियन और एलेना की ओर देखते हुए उन्होंने जारी रखा, इस मामले को आसानी से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम कम से कम अधिक विस्तृत बातचीत को तब तक के लिए टाल सकते हैं जब तक कि मौजूदा बाधा पार नहीं हो जाती। तब तक मिस एलेना, कृपया जेनेसिस बीड को कम न समझें। चूंकि इसने आपको चुना है, आपको इसे सामान्यता में डूबे रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एलेना ने स्वीकारोक्ति में दृढ़ता से सिर हिलाया, चुपचाप अपने शरीर में रहने वाले मोती को महसूस किया। इस बीच डेमियन ने बातचीत जारी रखी, अब जबकि माहौल थोड़ा साफ हो गया था।
उसे अपनी और एलेना की गलती से दूर रखा। योजना क्या है? उसने पूछा। हम निकलने के लिए पहले से ही तैयार हैं। हम केवल आपके आगमन का इंतजार कर रहे थे। अब जब आप यहाँ हैं तो हम किसी भी समय निकल सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने सिर हिलाया। ग्रैंड असेंबली केवल 3 दिन दूर है, ठीक है। क्या आपका स्टारशिप समय पर पहुंच सकता है? स्वाभाविक रूप से किसी स्टारशिप के लिए ऐसी यात्रा करना कठिन होगा, लेकिन क्या आप यहीं नहीं आते? तो योजना हमेशा मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने की थी। यह किसी भी मायने में दुर्व्यवहार नहीं है। यह केवल आप अपने अधीनस्थों के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या यह सही नहीं है, लॉर्ड डेमियन? डी की आवाज में व्यंग्य का हल्का सा पुट था जिसने डेमियन की अभिव्यक्ति को व्यंग्यात्मक बना दिया। क्या मेरे बाद आपको मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए था? ओ रुको, मैं उनके द्वारा दिए गए कार्य में पूरी तरह विफल रहा, है ना? ओह ठीक है, ये तो यही है। डेमियन ने कंधे उचकाए। दिव्य लोक तक के लिए 5 दिन स्टारशिप कितनी बड़ी है? बड़ा नहीं। यह हममें से 4 लोगों के साथ साथ कबीले के एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को शामिल करने के लिए सक्षम है। मैं देख रहा हूं तो रेन रुक रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा से मेरा नाम मत बोलो। लेकिन हाँ, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। इस बार प्रत्येक प्रभाव में केवल 5 प्रतिभाएं और 5 प्रतिभाएं ला सकती हैं। आपको लगता है कि उनमें से 2 स्थान आपको दिए जा रहे हैं? वर्षा रुकना टोक दिया। वास्तव में मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मेरी किसी अन्य प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। क्या? आप? मैंने जो समय बिताया है उसमें मैं बहुत नीचे गिर गया, लेकिन मैं अभी भी डायमेंशनल लीडर बोर्ड पर शीर्ष 50 में हूँ। मेरे पास पहले से ही एक प्रवेश कोटा है, डेमियन ने लापरवाही से कहा। है। रैन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे इस तथ्य का कोई पूर्वज्ञान नहीं था। डेमियन ने डी की ओर देखा, जिसने हार में अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि वह उसके व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं रख सका। चूंकि उसने शुरू से ही डेमियन की उपेक्षा की थी, इसलिए उसने उस पर कोई शोध करने की जहमत नहीं उठाई। डेमियन ने मन ही मन आह भरी। आपको शायद तीसरी प्रतिभा को चुनने के लिए समय चाहिए, तो चलिए कल निकलते हैं। तब तक मैं और एलेना तैयारी के लिए कहीं और जाएंगे। डेमियन ने एलेना की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। उसका हाथ पकड़कर वह प्राचीन देव कबीले से गायब हो गया, अंतिम समय में समायोजन की अवधि के लिए अभयारण्य में प्रवेश किया। आखिरकार पूरे ब्रह्मांड के लिए ग्रैंड असेंबली कितनी भी बड़ी घटना क्यों न हो, डेमियन के लिए यह और भी बड़ी थी। क्योंकि यह घटना, यह कार्यक्रम वह स्थान था जहां वह अंतः मानव क्षेत्र के सभी लोगों के साथ फिर से षडांगे था। उनकी प्रत्याशा व्यावहारिक रूप से विध्वंस थी। अध्याय 974 भव्य 2। भव्य सभा। आज तक इसके बारे में कई शब्द बोले गए हैं, लेकिन वास्तव में यह घटना क्या थी, इसका वर्णन करने के लिए बहुत कुछ नहीं कहा गया है। वास्तव में यह अकारण नहीं था। ग्रैंड असेंबली का महत्व स्पष्ट था, और इसकी व्यवस्था में शामिल लोग जानकारी रखने के बारे में बेहद सतर्क थे। हालांकि अब जब दिन करीब आ रहा था, उन आमंत्रित पार्टियों को अंततः कुछ जानकारी मिली। सबसे पहले स्थान। भव्य सभा उस स्थान पर होने वाली थी जिसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित स्थान माना जा सकता था, स्काई कैसल विलासिता।
यह ईश्वरीय क्षेत्र का केंद्र था, जो ब्रह्मांड का व्यापक रूप से माना जाने वाला केंद्र भी था। वर्तमान में कई सौ सेनाओं ने तारों वाले आकाश के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे और स्टारशिप का उपयोग करते हुए दिव्य क्षेत्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। बेशक विशेष साधनों के बिना दैवीय क्षेत्र से आगे के लोगों जैसे कि प्राचीन देव कबीले के लिए समय पर लक्जरियन तक पहुंचना असंभव था, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी थी। महासम्मेलन जल्द ही शुरू होगा, लेकिन यह कम से कम 2 महीने तक चलेगा। ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के भाग्य का फैसला करने वाला सच्चा सम्मेलन सभी बलों की उपस्थिति के बाद ही होगा, लेकिन कई अन्य कार्यक्रम भी थे जो उस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के हर कोने से साथियों के बीच सौहार्द और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना था। स्वाभाविक रूप से इनमें से अधिकांश कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं के लिए थे, लेकिन पुराने विशेषज्ञों के लिए भी बहुत कुछ था। आखिरकार ऐसे समय में जितना संभव हो उतने सहयोगी और परिचित बनाना सबसे अच्छा था। विशेष रूप से प्राचीन देव कबीले जैसे कम प्रभाव वाले लोग जो मुख्य रूप से ईएन में काम करते थे और उनकी संख्या की तुलना में कहीं अधिक प्रशंसा थी। तारों से भरे आकाश में एक तारायान बहता हुआ चला गया। यह गहरे काले रंग का था और इसकी सतह पर मैरून रंग के प्रतीक बने हुए थे, जो इसे शाही दानव कबीले से संबंधित एक जहाज के रूप में दर्शाते थे। सर्वोच्च लूसीफेर द्वारा संचालित इन्फर्नल क्षेत्र के शासक रॉयल दानव कबीला संभवतः ग्रैंड हेवंस सीमा में सबसे प्रभावशाली कुलों में से एक था। उनके कई डेमिगॉड पूर्वजों ने सबसे नियमित प्रभावों वाले चरम शिखर स्वामी की संख्या को पीछे छोड़ दिया था। वे दैवीय क्षेत्र के स्वर्गीय कबीले के साथ ग्रैंड हेवंस सीमा में सबसे मजबूत एकवचन प्रभाव थे, ऐसी स्थिति वाले कबीले जो उन्हें सभी के लिए पूरी तरह से अछूत बनाते थे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से यह जहाज केवल राक्षसों का घर नहीं था। जहाज पर मौजूद लोगों में कई इंसान और यहां तक कि एक स्वर्गदूत भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लूसीफेर, हम कब पहुंचेंगे? स्वर्गदूत ने पास की खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। जवाब देते हुए लूसीफेर थोड़ा मुस्कुराया, क्या तुमने लक्जूरियन के आराम को इतना मिस किया है? मुझे लगा कि तुम उन बाकी मूर्खों से बेहतर थे, पारसी। देवदूत पार्सियल ने उपहास किया। अगर मैं उनके जैसा होता तो तुमने मुझे पहले ही मार डाला होता। मजाक करना बंद करो और मुझे जवाब दो। हमें सभा के पहले या दूसरे दिन पहुंचना चाहिए। आपको चिंता क्यों करनी चाहिए जब हम पहले से ही इतने लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं? आपको महीनों पहले पता था कि सभा कहाँ होगी, नहीं? यह सच है, फिर भी। पार्सियल ने खुद पर गुस्सा जताया। प्रतिभा खोजने के मिशन पर दैवीय क्षेत्र को छोड़े हुए कई साल हो गए थे, और अब जब वह वापस लौट रहा था तो वह अपने सीने में मचलती बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सका। यह कैसा एहसास था? डर, पूर्वाभास, या शायद यह सिर्फ प्रत्याशा थी? वह नहीं जानता था, लेकिन जो भी था इससे उसे घबराहट और असहजता महसूस हुई। आपको क्या लगता है कि हमारे आने पर उनका स्वागत कैसे किया जाएगा? उसने अचानक कहा। क्या तुम्हें भी पूछने की जरूरत है? लूसीफेर ने तुरंत उत्तर दिया। यह पूरी तरह से अपमानजनक होगा। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए, कम से कम जब तक उन्हें खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलता। उसके चेहरे पर मुस्कान कुछ हद तक अदृश्य हो गई, लेकिन पार्सियल को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या मतलब है। वे लोग, खैर यह कहना सबसे अच्छा होगा कि उनके अस्तित्व ने अंततः पार्सियल को आश्वस्त किया कि मानव डोमेन की अफवाहें थोड़ी सी भी अलंकृत नहीं थीं।
शायद उन राक्षसों का वर्णन करने के लिए वे कुछ ज्यादा ही नरम थे। यह सोचने के लिए कि कोई न केवल अपना बपतिस्मा पास कर सकता है और चौथी कक्षा में प्रवेश कर सकता है, बल्कि पूरी चीज को पार कर सकता है, और अंतिम चरणों में कितने 2 साल 3 साल की अवधि में पहुंच सकता है। अगर मैंने इसे स्वयं नहीं देखा होता तो मैं इसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करो, वह बुदबुदाया, इस तथ्य पर अभी भी आश्चर्य से अपना सिर हिला रहा था जिसे वह लंबे समय से जानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लूसीफेर ने कहा, और यह सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 हैं। अराजक युग वास्तव में कई नायक पैदा करते हैं। मम्मा और 5वां है। मैं भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वह शून्य बूढ़ा अमर क्या सोच रहा है। चूंकि वह एक देवता है, मुझे यकीन है कि उसके अपने विचार हैं। दोनों की बातचीत शांत हो गई। इस घटना के लिए उन्होंने एक अज्ञात चर, मानव डोमेन की ताकतों का समर्थन करने का बड़ा जोखिम उठाया था। उनके प्रदर्शन के आधार पर यह न केवल सीधे तौर पर शामिल लोगों के लिए बल्कि कई लोगों के लिए या तो एक आशीर्वाद या एक आपदा होगी। मानव डोमेन की स्थिति ब्रह्मांड से अलग होने के 10,000 वर्षों में अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। यदि वे युवा प्रतिभाएं उत्कृष्टता प्राप्त करें तो वे तुरंत अपनी भव्य स्थिति पुनः प्राप्त कर लेंगे। हालांकि यदि वे अंततः असफल हो जाते हैं, यदि मानव डोमेन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से ब्रह्मांड से अलग कर दिया गया, तो उनका क्या होगा? बल्कि यदि उन्होंने अपना मूल्य खो दिया और ग्रैंड हेवन सीमा को नियंत्रित करने वाले प्रभावों ने सेक्टर 3 को पूरी तरह से त्यागने का फैसला किया, तो जब नॉक्स ने अंततः आक्रमण किया तो उसके नागरिक कैसे जीवित रहेंगे? ये दाव स्वाभाविक रूप से सिर्फ लूसीफेर और पार्सियल द्वारा ही नहीं बल्कि ह्यूमन डोमेन प्रतिभाओं द्वारा भी जाने जाते थे। अपनी तुलनात्मक युवावस्था के बावजूद वे ऐसे प्राणी थे जो अपने मूल्य और अपने कर्तव्य को समझते थे, और उनमें से किसी ने भी असफल होने की योजना नहीं बनाई। मानव डोमेन बलों के कब्जे वाले स्टारशिप में 9 कमरे थे। उनमें से 5 में वॉयड ओल्ड इमोर्टल तियान यांग जैसे डेमिगॉड बुजुर्ग शामिल थे, जबकि अन्य 4 में 5 प्रतिभाएं थीं। अपने साथियों के विपरीत 2 प्रतिभाशाली लोगों ने एक साथ प्रशिक्षण लेने और सुधार करने के लिए स्टारशिप पर बिताए गए समय का उपयोग करते हुए एक कमरा साझा करने का फैसला किया। उनके बीच कोई भी अपरिचित चेहरा नहीं था। हल्के, लगभग हल्के गुलाबी बालों वाली एक खूबसूरत महिला, जिसके चारों ओर रहस्य और साजिश की आभा थी, जैसे कि एक चालबाज और देवी के बीच एक अजीब मिश्रण, और सफेद बालों वाली एक महिला जो उसके अलौकिक रूप से मेल खाती थी, जो लगभग एक अकेले चंद्रमा की तरह दिखाई देती थी। आकाश में, या शायद मृत्यु की देवी भी। वे बहुत लंबे समय से ग्रैंड असेंबली पर अपनी नजरें टिकाकर प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्होंने अब भी आराम करने की योजना नहीं बनाई थी। वे अपनी आंखें बंद करके और पैरों को क्रॉस करके एक दूसरे के सामने बैठे रहे। उनके बीच की जगह में उनके मन आपस में मिल रहे थे और मजबूत हो रहे थे। बाकियों के विपरीत इस अभियान में उनके 2 लक्ष्य थे। पहला स्वाभाविक रूप से मानव क्षेत्र के भाग्य को सुरक्षित करना और आने वाले चौतरफा युद्ध के लिए सहयोगी हासिल करना था, और दूसरा था किसी व्यक्ति की तलाश करना। उसका ठिकाना एक रहस्य था और वह पहली बार गायब होने के बाद से ही एक रहस्य था, लेकिन उनके पास एक अनुमान था। वह आदमी जो किसी तरह हर बड़ी घटना में खुद को शामिल करने में कामयाब रहा, जिसमें हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता थी, वह निश्चित रूप से वहां होगा। अध्याय 975 भव्य 3। वाह!
प्रतिभा से भरा आकाश अजीब रास्ते से घूम रहा था, जैसे एक तारायान तहों से गेहूं तक प्रारंभिक स्थिति से कई 100 मिलियन किलोमीटर दूर पहुंच गया। अंतरिक्ष को गहनों वाले तारे और ग्रह सुंदर थे, और यद्यपि यह एक नीरस और वास्तुकला दृश्य की तरह विशिष्ट था, प्रत्येक खगोलीय पिंड का अपना अनोखा जीवन हस्ताक्षर था जो उन्हें देख सकता था। उनके लिए स्थापित आकाश को अलग अलग आकृतियों में दर्शाया गया था। रंग और दर्शन। दैवीय क्षेत्र का बाहरी स्थान बेस्ट डोमेन से बहुत अलग था। यदि कोई एक मुख्य कारण था जिसे दोनों ने परिभाषित किया था, तो वह अवसादग्रस्त था। दैवीय क्षेत्र स्थिर और शांत था, जबकि बेस्ट डोमेन कहीं अधिक जुझारू था। यह एक गुणात्मक प्रभाव की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह सीधे तौर पर सेक्टरों के मन के गुणों से संबंधित था। यह मन अपने पैमाने से प्रभावित हुआ और बदले में प्रभावित हुआ, जिसने लंबे समय तक इन पहलुओं को स्थापित किया। लेकिन इस मन के बिना भी दिव्य क्षेत्र बाकियों से अलग खड़ा था, केवल लक्जरियन के अनुभव का कारण। प्राचीन देव कबीले की स्टारशिप बिना रथयात्रा के कर रही थी, और जहाज पर मौजूद लोग निरंतर स्थानिक यात्रा से लगभग यात्रा कर रहे थे, लेकिन खुद का बलिदान देकर उन्होंने इसे आश्चर्यजनक रूप से कम समय में दिव्य क्षेत्र में पहुंचा दिया, और खुद को ग्रैंड बनाया से पहले एक पूरा दिन छोड़ दिया। विधानसभा की शुरुआत। डेमियन जहाज नियंत्रण केंद्र में खड़ा था और दर्शनीय स्थल से बाहर जा रहा था। उसके अंतिम दिव्य क्षेत्र के हर कोने से लक्जेरियन की रोशनी पर टिकी स्थान दिखाई दिया। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आया था, लेकिन लक्जुरियन कितना बड़ा है। इसकी रोशनी लाखों किलोमीटर तक इतनी तीव्रता से चमकने के लिए उन्होंने लंबे समय तक विचार जारी नहीं रखा, क्योंकि कुछ और लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के बाद महल का चित्र उनकी आंखों में स्पष्ट हो गया। विशाल एक खामोश कथन था। डेमियन अभी अभी गोल्डन ड्रैगन पैलेस से आया है, जो आकार में लगभग चंद्रमा जैसा था, लेकिन लक्जेरियन सूर्य से भी बड़ा था, चमकदार सफेद और सोने के महल के आकार में एक संपूर्ण विशाल दुनिया, एक रंग योजना जो स्वर्गदूतों से अपेक्षित थी। डेमियन ने इसे देखते हुए गहरी सांस ली। महल की तुलना में स्टारशिप एक चींटी की तरह दिखती थी। नहीं, हजारों स्टारशिप स्थान की ओर बढ़ रहे थे। महल उनकी कॉलोनी के लिए चींटी पहाड़ी की तरह था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक मूर्खतापूर्ण उपमा थी, लेकिन इसने उस विनम्र भावना को भी चित्रित किया जो ऐसी संरचना के सामने खड़े होने से उत्पन्न होती थी। इस महल को बनाने और इसे इतनी बारीकी से विस्तृत करने में जो समय और प्रयास लगा, इसे मजबूत करने और इसे एक सच्चा दिव्य अभयारण्य बनाने में जो शक्ति और चालाकी लगी, जो सुरक्षा का प्रतीक है, वह सब कुछ जो इस स्थान को अस्तित्व में लाने में लगा, और यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी। खुद ही एक को यह समझ आ गया कि वे हर चीज के शिखर से कितनी दूर थे। यह एक ही समय में उत्साहवर्धक और ज़मीनी स्तर का था, विशेषकर डेमियन जैसी युवा प्रतिभाओं के लिए जो अभी भी बढ़ने और सुधार करने की प्रेरणा से भरे हुए थे। जैसे ही डेमियन ने उसकी प्रत्याशा का मनोरंजन किया, डी ने स्टारशिप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसे लक्जुरियन के बाहर बनी लाइन में ले जाया। कुल मिलाकर एक दिन पहले पहुंचने वालों की संख्या केवल कुछ हजारों में थी। इनमें से अधिकांश बड़े प्रभाव वाली संबद्ध ताकतें थीं जो केवल उत्सव में भाग ले सकती थीं, लेकिन उन्हें वास्तविक सम्मेलन से रोक दिया गया था। इनमें जो लोग शामिल नहीं थे वे प्रतिभाशाली लोग थे जो पहले से ही प्रतियोगिता का पता लगाना चाहते थे। इनमें से कुछ प्रतिभाएं ब्रह्मांड में उच्च स्थिति वाले लोग थे जिन्होंने खुद को छुपाया और अधिक प्राकृतिक अनुभव के लिए अपने समर्थन से अलग यात्रा की। उनमें हिडन डेथ वैली के कई परिचित चेहरे थे,
जिनमें एकमात्र एटिकस फ्लेम्सवर्थ भी शामिल था। एटिकस व्यापक ब्रह्मांड में डेमियन की प्रतिभा को पहचानने वाले पहले लोगों में से एक था, और यद्यपि वह व्यक्ति लगभग 1 वर्ष के लिए गायब हो गया था, लेकिन वह एटिकस के दिमाग से गायब नहीं हुआ था। नहीं, दिव्य क्षेत्र में उनकी लड़ाई से हार के निशान अभी भी उस राक्षसी की दैनिक याद दिलाते थे जिसे केवल पार करने के लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता था। एटिकस ने पिछले महीनों में बहुत कड़ी मेहनत की थी और सुरक्षित रूप से 399 स्तर तक कदम रखा था, लेकिन चरम शिखर से मुश्किल से चूक गया था। जैसे जैसे वह लग्जेरियन में प्रवेश करने के लिए कई सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरा, उसकी आत्मा और भी तेज हो गई। उन्हें विश्वास था कि डेमियन ग्रैंड असेंबली में दिखाई देगा, और उन्हें विश्वास था कि डेमियन, जो आखिरी बार जब वे मिले थे तब भी चौथी कक्षा के मध्य सीमा में थे, उनकी प्रगति से मेल नहीं खा पाएंगे। और एक मायने में वह गलत नहीं था। यदि डेमियन के पास प्रशिक्षण के लिए केवल 9 महीने होते तो संभवतः वह अपने वर्तमान चरम शक्ति स्तर तक नहीं पहुंच पाता। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। हालांकि वॉयड कॉरिडोर और एस्टोरिया के प्रशिक्षण के बाद डेमियन के पास 9 महीने नहीं बल्कि लगभग 5 साल और 9 महीने थे। अगर एटिकस को यह पता चला तो उसे कैसा महसूस होगा? यह लगभग निश्चित था कि उसे खून की खांसी होगी और कुछ ही सेकंड में वह घुटने टेक देगा। लेकिन वह एक अलग समय की कहानी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन और उसका समूह कतार में एटिकस से बहुत पीछे नहीं थे। लग्जूरियन में प्रवेश करने के लगभग 20 मिनट बाद डेमियन का समूह आया और सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना शुरू कर दिया। फॉलन स्टार होली लैंड के यंग मास्टर के रूप में अपनी स्थिति के कारण एटिकस निश्चित रूप से सुरक्षा प्रक्रियाओं को कम आंक रहा था। यह न केवल सख्त और थकाऊ था, बल्कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए बिल्कुल वायुरोधी था। पहचान की पुष्टि करना आसान था, लेकिन पहचान की पुष्टि के बाद एक बेहद गहन और लगभग असुविधाजनक खोज हुई, जिसके बाद ऐसे स्टेशन आए जिन्होंने किसी के मन में उतार चढ़ाव, रक्त शक्ति स्तर, आत्मा में उतार चढ़ाव और बहुत कुछ दर्ज किया। अनिवार्य रूप से प्रक्रियाएं इस बात की पुष्टि करने के बारे में नहीं थीं कि जो लोग प्रवेश करते हैं वे सभा के दौरान खतरा नहीं होंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उन पर निगरानी रखी जा सके और यदि आवश्यक हो तो सभा समाप्त होने के बाद उन्हें नियंत्रित किया जा सके। डेमियन ने प्रक्रियाओं को बिना किसी रोक-टोक के पारित किया, शांति से उसे दिए गए हर आदेश का पालन किया। हालांकि आइए देखें कि आप किस तरह झूठी जानकारी देकर मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत देर हो जाने तक आप कभी भी यह नहीं बता पाएंगे कि यह नकली है, क्योंकि आप शून्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके आंतरिक विचार सचमुच बहुत कुटिल थे। यह कहना झूठ होगा कि इस आयोजन की भव्यता उन्हें गदगद नहीं कर रही थी। इतने लंबे समय तक इतनी गंभीरता से काम करने के बाद मुख्य सम्मेलन की प्रतीक्षा में 2 महीने की छुट्टी लेने के इस अवसर का खुले दिल से स्वागत किया गया। डेमियन ने पीछे मुड़कर देखा और एलेना ने अपना काम पूरा किया और जहां वह इंतजार कर रहा था वहां उड़ गई। क्या अब हमें चलना चाहिए? उसने प्राचीन देव कबीले के सदस्यों की ओर देखते हुए पूछा, जिन्हें बहुत अधिक गहन पूछताछ से गुजरना पड़ा क्योंकि वे व्यक्ति के बजाय एक प्रभाव थे। मूल स्पष्टीकरण से मुझे लगा कि इसमें प्रवेश करना अधिक कठिन होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे अभी किसी को भी अंदर जाने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल आमंत्रण वाला हिस्सा जिसके बारे में सभी को चिंता थी वह केवल सम्मेलन ही था। चलो बस चलते हैं।
अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि रैन और जिन्यू हमारी उपस्थिति की थोड़ी भी सराहना करते हैं। उसने इस पर विचार करने के बाद जोर से कहा। एलेना ने सहमति में सिर हिलाया। मैं पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन यह समय की बात होनी चाहिए। क्या आपको हमेशा की तरह सिर्फ दिखावा नहीं करना है ताकि उन्हें उस भगवान के बारे में कोई संदेह न हो जिसका वे अनुसरण करते हैं? डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और जवाब दिया, इसे ऐसे मत कहो। मैं वास्तव में इस बार आराम करना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, एलेना खूब हंसी। वह विकल्प कब से था? मुझे नफरत है कि यह कितना सटीक है। और मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हम यह फिर से कर रहे हैं? यह बिल्कुल उचित लगा। काफी उचित। जब वे वास्तव में लक्ज़ूरियन में प्रवेश कर रहे थे तो दोनों एक साथ हंसे। दिखाओ और दिखाओ हो। डेमियन का चेहरा हिल गया क्योंकि उसने अपने चेहरे पर आकर भेड़िए की मुस्कान को रोकने की कोशिश कर रही थी। जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं मना भी कैसे कर सकता हूं? अध्याय 976 भव्य 4। लक्ज़ूरियन का अंदरूनी हिस्सा इसके बाहरी हिस्से की तरह ही शानदार था, शायद उससे भी ज्यादा। आखिरकार एक ग्रह के आकार के महल के साथ कोई स्थान कैसे भरेगा? स्वाभाविक रूप से पूरी संरचना में ऊंची छतें थीं जो आसानी से अपने पूर्ण आकार के दिग्गजों या विशाल रूपों वाले जानवरों को समायोजित कर सकती थीं, लेकिन यह अभी भी थोड़ी अधिक जगह भरने के लिए पर्याप्त थी। लक्ज़ूरियन एक ऐसी दुनिया की तरह थी जो विशेष रूप से प्रशिक्षण और आयोजनों के लिए बनाई गई थी। यह अनगिनत सुविधाओं से लैस था, जिसमें सैकड़ों हजारों अभ्यासकर्ता आसानी से रह सकते थे, जिसमें किसी की ताकत के विभिन्न पहलुओं को प्रशिक्षित करने के लिए अत्याधुनिक मन तकनीक, साथ ही कई एरेनास और बॉलरूम और समान प्रकृति की अन्य सुविधाएं शामिल थीं। डेमियन और एलेना ने महल के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, जो उत्तर की ओर था। इस प्रवेश द्वार का उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था जहां बाहरी लोग लक्ज़ूरियन में प्रवेश करते थे, क्योंकि इसकी अन्य सुविधाएं बड़े पैमाने पर अकेले एंजेल रेस के लिए आरक्षित थीं। आखिरकार यह उनका खजाना था। इसके सार्वभौमिक महत्व के बावजूद एंजेल रेस ने इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर अंतिम निर्णय लिया। फिर भी ग्रैंड असेंबली के लिए लक्ज़ूरियन के कई क्षेत्र जो मूल रूप से जनता के लिए बंद थे, खोल दिए गए। इस बिंदु पर सब कुछ मूल रूप से मुफ्त गेम है। हम जो चाहें कर सकते हैं जब तक कि कोई हमें रोकने की कोशिश न करे, डेमियन ने चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। हॉल में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वे हॉल के आकार की तुलना में बहुत कम फैले हुए थे। कई युवा चिकित्सक लक्ज़ूरियन का पता लगाने के लिए एक-एक करके मुख्य प्रवेश कक्ष से बाहर निकल रहे थे, जिससे डेमियन को भी ऐसा करने का विचार आया। लक्ज़ूरियन की सुविधाएं पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं, लेकिन एंजेल रेस के बाहर के लोग केवल ईर्ष्या में उनके बारे में सपना देख सकते हैं। अब जब हमारे पास उस सपने का अनुभव करने का मौका है, तो इसे सही तरीके से क्यों न करें? एलेना ने सहमति में टिप्पणी की। दोनों ने प्राचीन देव कबीले को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे पहले सहमत हुए थे और महल का पता लगाया था। जब से जिन्यू को मेरी स्थिति के बारे में पता चला, उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। मुझे नहीं पता कि यह शिकायत है या कुछ और, लेकिन इसे देखना मजेदार नहीं है। डेमियन के मन में जिन्यू के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन वह एक परिचित थी जिसके साथ उसने कुछ समय बिताया था। उसे यह पसंद नहीं आया कि वह अब उसे इस तरह देखती थी जैसे कोई दुश्मन उसके कबीले को निशाना बना रहा हो। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।
अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मैं भी वैसा ही होता। डेमियन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय वह जो सुंदर सैर कर रहा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि एलेना ने कहा, प्राचीन देव कबीले को अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए समय की आवश्यकता थी। अगर वे खुद को गुलाम के रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे उन्हें ब्लैक ड्रैगन्स के पास छोड़ देना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि जिन लोगों को जबरदस्ती अधीन किया गया था उनके साथ वास्तव में कैसा व्यवहार किया जाता है। शायद उनके विचार बदल जाएं। उनकी कमान के तहत ब्लैक ड्रैगन्स वर्तमान में अनुशासन के नाम पर नरक का अनुभव कर रहे थे, लेकिन यह ऐसी कहानी नहीं थी जिसे बताने की जरूरत थी। बेकार के विचारों को एक तरफ रख दें तो ये सुविधाएं वाकई अद्भुत हैं। हिडन डेथ वैली में जो उपलब्ध था उससे वे केवल एक कदम बेहतर हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर एक कदम नियमित रूप से 1000 कदम के बराबर है। यदि वह अभी प्रशिक्षण से लाभ उठाना चाहता है तो ये सुविधाएं एक आदर्श उपकरण होंगी। दुर्भाग्य से उनका लक्ष्य कहीं और था। 2 महीने तक मुझे बहुत अधिक परेशानी पैदा किए बिना और अपनी पीठ पर कोई लक्ष्य रखे बिना अपना मनोरंजन करना होगा। शुरुआत करने के लिए मुझे उस स्तर का पता लगाना चाहिए जिस स्तर पर औसत प्रतिभा होती है, ताकि मैं आगे बढ़ने की योजना बना सकूं। अंतिम लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह कुचलना था, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा। जैसा कि कहा जाता है, जो सबसे पहले अपना कार्ड पहचानता है वह हमेशा हारेगा। डेमियन ने एलेना को तर्क दिया। विचार समान थे लेकिन अलग अलग विशेषताओं से, और दोनों ने महल के युद्ध के मैदान में अपना रास्ता बना लिया, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड में सबसे महान संयुक्त टूर्नामेंट स्थलों के लिए दसियों दोस्त मौजूद थे। पहले से ही उपयोग में थे। कई प्रतिष्ठित प्रतिभाओं के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं और इसके बाद और भी अधिक प्रतिभाएं बस्ती में खड़ी हो गईं। डेमियन को अंतिम लड़ाइयों में कोई मछुआरा नहीं था, इसलिए वह सबसे मजबूत मन उभरता था मंच वाले क्षेत्र में गया, जो संयोग से सबसे छोटा भी था। स्टैंड में ज्यादातर 100 या उससे अधिक लोग ही बैठ सकते थे और रिंग केवल कुछ दसियों मीटर बड़ी थी। 2 आदमी के विपरीत तीक्ष्णता में थे। उनकी खत्म हुई दीवार और उनकी मुद्रा से ऐसी लग रही थी कि वे ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन अध्ययन आंखों से एक भयानक युद्ध हो रहा था। मुझे लगता है कि आपको एक नजर डालनी चाहिए। अविश्वास और अगोचर के रूप में अपनी प्रतिभा के एकमात्र उग्र उभार पीछे की ओर गए 2 प्रतिभाओं के बीच कानून की हवा में हलचल मच गई। उन्होंने इन एक्टिंग को पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करके बैटल गर्ल के रूप में शामिल किया जो वे सीख रहे थे। यह देखकर डेमियन की नजरें तन गईं। बुद्धिमान। वे अभी भी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लड़कर वे अपनी अधिकांश शक्ति छुपा सकते हैं। आखिरकार किसी की समझ की ताकत जो भी हो, उसके उपयोग की तकनीक के बिना यह उपयोगी है। इससे भी अधिक, कानून की व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सैन्यकरण करने के तरीके मिल गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेना ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा, वे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन दमन के माध्यम से दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह मुझे कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। डेमियन ने सहमति में सिर हिलाया और लड़ाई का अधिक स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने के लिए अपनी सभी देखने वाली आंखें खोल दीं। जैसे जैसे समय बीतता गया और कई लड़ाइयां शुरू और खत्म हुईं, वह और अधिक निश्चित हो गया। उनकी समझ प्रभावशाली है, लेकिन यह कुछ खास नहीं है।
अधिक से अधिक वे इयन की सेनाओं के बीच औसत हैं और हिडन डेथ वैली में औसत से थोड़ा ऊपर हैं। यदि इन लोगों को डायमेंशनल लीडर बोर्ड पर रखा जाता तो वे शीर्ष 5000 में भी जगह नहीं बना पाते। उसके होठों पर एक शिकन उभर आई। यदि वे ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की औसत स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह अब इस सभा के उबाऊ होने की बात नहीं है। यदि ब्रह्मांड केवल कुछ ही नायकों पर भरोसा करेगा तो उसे वास्तव में नुकसान होगा। वह इस सोच में पड़ गया कि वह इस स्थिति को बेहतरी के लिए कैसे प्रभावित कर सकता है। तभी एक हाथ जो मजबूती से उसके कंधे पर पड़ा, उसने झटके से उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। डेमियन, तुम सचमुच यहाँ हो? पीछे से एक आदमी की आवाज आई, जिससे डेमियन आहें भरने लगा। मुझे लगता है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वह उस आदमी का स्वागत करने के लिए कुछ मजबूर मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ा। एटिकस, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, उसने उस आदमी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। एटिकस ने अपनी जीभ चटकाई। यदि आप आश्चर्यचकित होते तो मैं यहाँ इतने आराम से खड़ा नहीं होता। वह डेमियन के पास बैठ गया, एलेना को भाभी कहकर अभिवादन किया और दोनों के साथ इस तरह बातचीत शुरू की जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। डेमियन की अभिव्यक्ति व्यंग्यपूर्ण हो गई। वह वास्तव में एटिकस की सराहना करता है और उसकी सिफारिश के लिए हमेशा आभारी रहेगा जिसने डेमियन को हिडन डेथ वैली जैसे प्रमुख प्रशिक्षण स्थान तक पहुंच प्रदान की। लेकिन अपनी आखिरी लड़ाई के बाद एटिकस थोड़ा अजीब हो गया था। डेमियन ने अगली प्रतिभा से लड़ने के लिए भागने से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए इसका अनुभव किया, लेकिन उसे एक पूर्वाभास हो गया था। उसने अपने मन में एक मौन प्रार्थना भेजी। एटिकस, भगवान के प्यार के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि पहले ही दिन मुझे हर किसी का निशाना न बनाएं। क्या यह प्रार्थना थी या मनहूस? सौभाग्य से डेमियन को यह पता लगाने के लिए बिल्कुल भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अध्याय 977 पहला दिन 1। एटिकस के आगमन के साथ हवा बहुत जीवंत हो गई और कई जेलों में शामिल थीं, जिनमें पहले डेमियन की प्राप्ति में कोई भी शामिल नहीं था। उसकी जांच करने की जगह थी। एटिक्स यूनिवर्स में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति था। जो लोग जानते हैं कि उनके स्वरूप और आभा के बारे में बहुत स्पष्ट थे और अब उन्हें एक रहस्यमय प्रतिभा के साथ इतने बड़े पैमाने पर काम करते देखा जा रहा है, तो वे उत्सुक कैसे नहीं हो सकते थे। दूसरी ओर एटिकस ने स्वयं इन दृश्यों को इस तरह का दृश्य अंदाज कर दिया जैसे कि वे पहले कभी अनुभव में ही नहीं थे। उन्होंने डेमियन से इस बारे में बातचीत में शामिल किया कि अकादमी से निकलने के बाद वह क्या कर रहे थे, वह अचानक क्यों चले गए और अन्य विषयों पर जो मूल रूप से सुनने वालों के लिए उनके जीवन का चित्रण करते थे। डेमियन ने अनसुना कर दिया भारी। वह इस आदमी को चुप नहीं करा सका, नहीं तो वह और अधिक परेशानी खड़ी कर देता है। वह जो अधिक से अधिक कर सकता था, वह अपने आवास और निर्माण के बारे में एक विचित्र नीरस कहानी की कहानी कहता था, जिससे अंततः उसकी आंखों में रुचि कम हो गई। हाँ, वैसे ही वे बाहरी तौर पर हमारी नजरों से ओझल हो रहे हैं, फिर भी वे पूरा ध्यान दे रहे हैं। एटिकस का कद इतना ऊंचा है कि वह किसी भी औसत व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। क्या उसने शायद अपने कार्यों से उन्हें और अधिक जिज्ञासु बनाया? इसके बावजूद बातचीत अपनी स्वाभाविकता क्रम पर तब तक जारी रही जब तक कि यह घटना तब तक नहीं पहुंच पाई जब तक डेमियन सबसे अधिक डर रहा था। अब जब मैं सुदर्शन गया हूं तो तुम मुझे पिछली बार की तरह हराओगे। आओ लड़कियां।
एटिकस की आंखें शानदार लड़ाई की भावना से चमक उठीं क्योंकि उसने डेमियन का हाथ पकड़ लिया और उसे अखाड़े के फर्श पर खींच लिया और उन दो प्रतिभाओं को बाहर फेंक दिया जो पहले से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मैं तुमसे लड़ने के लिए कब सहमत हुआ? डेमियन ने झुंझलाहट में थूक दिया। हाँ, सहमति महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं आप पर तब तक हमला करता रहूंगा जब तक आप मुझसे नहीं लड़ते, एटिकस ने स्पष्ट उत्तर दिया। वह सचमुच एक पागलपन भरी बात थी। डेमियन ने एटिकस की पकड़ छीन ली और रिंग से बाहर चला गया। सहमति महत्वपूर्ण है, एटिकस। मैं अभी आपसे नहीं लड़ रहा हूं, उन्होंने स्टैंड में वापस जाते हुए कहा। एटिकस की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मैंने यह पहले ही नहीं कहा था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। उनकी आभा भड़क उठी और उनकी कानून अवधारणाएं निराकार रूप से सामने आईं, हवा में गोली चलाकर डेमियन की ओर लपकी। वास्तव में, जबकि एटिकस ने इसे बाहरी रूप से नहीं दिखाया था, आकाशीय क्षेत्र में उसकी हार का उस पर भारी असर पड़ा, यहाँ तक कि उसके प्रशिक्षण पर भी असर पड़ा और उसे चरम शिखर की सच्चाई का एहसास करने से रोक दिया गया। वह समझ गया कि डेमियन के पास उसके व्यवहार से इस समय के लिए कुछ योजनाएं थीं, लेकिन सच कहूं तो वह अभी कम परवाह नहीं कर सकता था। चूंकि सत्ता तक पहुंचने का उनका मार्ग इस अवरोध के कारण बाधित हो गया था, इसलिए उन्हें इसे दूर करने के लिए वह सब कुछ करने की जरूरत थी, और जितनी जल्दी संभव हो सके। जिस क्षण से उसने डेमियन को पाया और उसके पास पहुंचा, उसका इरादा उसे अखाड़े में खींचकर उससे लड़ने का था। अब जब मौका उसके सामने था तो वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। हाँ। आसपास एक आग गूंज उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वुम। डेमियन की पीठ पर अदृश्य शक्ति की एक दीवार दिखाई दी और एटिकस के हमले को पूरी तरह से निगल लिया। क्या आप सचमुच हार मानने की योजना नहीं बना रहे हैं? उसने अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाते हुए पूछा। मैं। जब एटिकस की नजरें डेमियन से मिली तो वह एक पल के लिए झिझका। वो किसी दोस्त की नहीं बल्कि किसी दरिंदे की आंखें थीं। फिर भी एटिकस ने खुद को इस झिझक से नियंत्रित नहीं होने दिया। मैं पहले ही इतना बड़ा हो गया हूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं जीत न पाऊं। जब तक तुम मुझसे नहीं लड़ोगे मैं हार नहीं मानूंगा, उन्होंने जोर से, दृढ़ता से और दृढ़ संकल्प के साथ कहा। टस्क। डेमियन ने अपनी जीभ क्लिक की। वह लगभग गुस्से की हद तक नाराज था। उसे अपनी योजनाओं के बर्बाद होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि वास्तव में पहले से कोई योजना ही नहीं थी। डेमियन शांत रहने की कोशिश करना चाहता था ताकि उसे इतनी परेशान करने वाली बकवास से न जूझना पड़े, लेकिन वह शुरू से जानता था कि यह पूरी ग्रैंड असेंबली परेशानी से भरी होगी। मूलतः उन्होंने यह कहने के लिए प्रयास किया कि उन्होंने प्रयास किया। निस्संदेह उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रयास कुछ ही मिनटों में विफल हो जाएगा, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि यूनिवर्सल फ्लो भी उसे हर चीज का केंद्र बनाने पर तुला हुआ था। डेमियन को इस बात से निराशा और गुस्सा आया कि एटिकस उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। वह ईमानदारी से मदद मांग सकता था और डेमियन ने अस्वीकार नहीं किया होता। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। अपनी धारणा के साथ वह एटिकस की समस्या पर ध्यान कैसे नहीं दे सका। आखिरकार वह पहले से ही मनुष्य की तुलना में अस्तित्व की उच्चतर अवस्था में था। इसके बजाय सार्वजनिक रूप से इस तरह का उपद्रव करना। पवित्र भूमि की प्रतिभाओं का दिमाग गड़बड़ है।
जब उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो दूसरे लोग उनकी नजर में उपकरण बन गए। इससे भी बदतर, यह इतने अवचेतन स्तर पर हुआ कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे क्या कर रहे थे। डेमियन ने समझा कि केवल किसी का वातावरण ही इस प्रकार की मानसिकता को जन्म दे सकता है, लेकिन फिर भी। ठीक है, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। आप क्या? एटिकस हकलाया। क्या मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा? मैं तुम्हें 3 निःशुल्क चालें दूंगा जहां मैं बचने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। यदि तुम मुझे 3 चालों में नीचे नहीं गिरा सकते तो मैं तुम्हें एक चाल में समाप्त कर दूंगा। एटिकस की आंखें सदमे से फैल गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप अभी गंभीर हैं? डेमियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। एटिकस लगभग इसे समझ नहीं सका। नीची दृष्टि से देखा जाना एक बात थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा किया जाना जिसे कोई अपने सहकर्मी के रूप में देखता हो, पूरी तरह से और पूरी तरह से अपमानजनक था। एटिकस ने दांत पीस लिए। उसने अपने मन को जगाया और अपनी आंखें खोलने और दहाड़ने से पहले अपने नियमों को इकट्ठा करने के लिए अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम मेरी ओर नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं करते? वातावरण चमकीले पीले और काले रंग में रंगा हुआ था, जो एटिकस के प्रकट कानूनों की ताकत का प्रमाण था। यद्यपि वे निराकार थे, विश्व पर उनका प्रभाव इतना प्रबल था कि वे छिपे नहीं रह सकते थे। वूम! हवा में रंगीन छटा दौड़ गई, जिससे एटिकस और डेमियन के बीच सब कुछ अपने रंग में डूब गया, क्योंकि यह भयंकर रूप से टकरा रहा था। टकराव! जब कानून की अवधारणाएं डेमियन से मात्र सेंटीमीटर दूर थीं, तो हवा में चिंगारियां फैल गईं। टकराव बिंदु से शुरू होकर पीला और काला रंग बलपूर्वक बिखर गया और 1 सेकंड बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। डेमियन ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर बोरियत लिखी हुई थी। क्या वह यही था? एटिकस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक और हमले के लिए अपना मन बढ़ा दिया। एटिकस की मुख्य संबद्धता बिजली थी और उसकी ताकत का मूल बिजली के कई बीजों के संयोजन से संचालित था जिसे उसने अपने शरीर में ले लिया था। पहले हमले में उसने उन 2 बीजों की शक्ति का उपयोग किया जो उसके पास तब थे जब वह पहली बार डेमियन से मिला था, यह परखने के लिए कि वह कितनी दूर तक आया है। हालांकि इसे इतनी आसानी से विचलित नहीं किया जाना चाहिए था। इस बार एटिकस ने 6 बिजली के बीजों की शक्ति इकट्ठी की, जिनमें से प्रत्येक अगले से अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने उन्हें दी गई कानून की समझ को एक व्यापक वेब में जोड़ दिया, जिसे उन्होंने डेमियन पर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए, दुनिया को विभिन्न रंगों में रंगते हुए उसने जो दृश्य बनाया, उसने उसकी शक्ति को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। टकराव! जब तक इसे अपने विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कानूनों की जटिलता या हमले की सुंदरता का वर्णन करना अचानक व्यर्थ हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज तब मायने नहीं रखती जब हमले को उसके पूर्ववर्तियों की तरह ही निगल लिया गया था। संघर्ष के एक भी संकेत के बिना एटिकस का चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या हो रहा है? एटिकस अंदर ही अंदर लड़खड़ा रहा था, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि घटनाओं की यह श्रृंखला वास्तव में घटित हो रही है। और इस समय उसके विचारों में डूबा रहना उसके लिए अच्छा था, क्योंकि डेमियन ने जम्हाई ली। तुम्हारे पास एक और है। इसकी गिनती करो। अध्याय 978 पहला दिन 2। तुम्हारे पास एक और है। इसकी गिनती करो।
जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो एटिकस लगभग चौंक गया। उसने यह सोचने में अधिक समय बर्बाद नहीं किया कि क्यों डेमियन उसे रोकने में सक्षम था। उन्हें बस एक कानून अवधारणा को इतना शक्तिशाली बनाने की जरूरत थी कि क्यों अप्रासंगिक हो जाए, और इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, 9 लाइटनिंग सीड्स को एक साथ इकट्ठा किया और एक दूसरे को बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए उनकी अवधारणाओं का उपयोग किया। न केवल एक वेब बनाया बल्कि एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाया जो एक साधारण वेब से कहीं आगे निकल गया। यह इस अर्थ में निराकार था कि इसे कोई आकार नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी इसका आकार था। इस स्तर पर इसने केवल वातावरण को रंगीन नहीं किया, कानून के उतार चढ़ाव ने अपनी अभिव्यक्तियां बनाई और समर्थन स्तंभों के रूप में अपनी तीव्रता के साथ वास्तविकता में अस्तित्व में रहे। एटिकस के सामने एक बिजली देवता बना। उसकी आंखें डेमियन की ओर देख रही थीं जैसे कि वह संवेदनशील हो। इसने अपनी भुजाएं हवा में उठाईं और परिवेशीय मन से एक विशाल भाला बनाया। जब तक कि इसके गुण नहीं बदल गए तब तक इसमें बिजली के कानून लागू हो गए। ओह, अब यह दिलचस्प है, डेमियन ने अंदर से टिप्पणी की। उसने खुद कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसने वास्तव में कभी नहीं देखा था कि क्या उसके कानून ऐसी अभिव्यक्तियां पैदा कर सकते हैं। मौके पर ही प्रयास करने की इच्छा से उसकी उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन उसकी तर्कसंगता ने उसे रोक लिया। एटिकस पर हावी होने और मेरे कानून की अभिव्यक्ति को उजागर करने के बीच अंतर है। यदि शून्य कुछ मजेदार करने का निर्णय लेता है तो हंसने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अधिक एकांत स्थान के विचार को टालते समय उसने देखा कि बिजली देवता ने उस पर इतनी क्रूरता से अपना भाला चलाया कि वातावरण छिन्न भिन्न हो गया। हम्फ! उसने हल्के से खर्राटा लिया और अपनी बाहें मोड़ लीं। पहले के विपरीत उसने एटिकस के हमले का सामना करने के लिए अपने कानूनों का उपयोग नहीं किया। वह बस स्थिर खड़ा रहा और भाले को अपने शरीर को छेदने दिया और उसे अखाड़े की दीवार पर ठोक दिया। उसके शरीर में बड़े पैमाने पर कानून के उतार चढ़ाव व्याप्त थे, लेकिन वे कोई नुकसान नहीं कर सके। वॉयड फिजिक को बिल्कुल भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। डेमियन की शारीरिक सुरक्षा पहले से ही उस स्तर पर थी जहां तीसरी और चौथी क्रांति के स्वामी उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एटिकस के लिए जो अभी चरम शिखर पर भी नहीं था। डेमियन को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे छोटे छोटे स्थिर झटके शांत होने से पहले कुछ क्षणों के लिए उसकी त्वचा में चुभ रहे थे। और वह यही था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिजली देवता का प्रक्षेपण फीका पड़ गया, कानून के उतार चढ़ाव शांत हो गए और जो कुछ भी मैदान में बचा था वह एक निर्जन डेमियन और एक तबाह एटिकस था। यह क्यों? मैं इतने समय बाद। एटिकस घुटनों के बल गिर पड़ा। जब उसने अपनी विवेकशीलता को एक साथ जोड़ने की कोशिश की तो उसके शब्द खंडित हो गए। डेमियन ने निराशा में आह भरी। वह एटिकस के पास गया और उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा। उत्तर हमेशा सबसे सरल था। आपको बस जाने देना था। उसने वे शब्द बुदबुदाए ताकि केवल वे दोनों ही उन्हें सुन सकें, और अगले ही सेकंड वुम! मन का एक स्पंदन एटिकस के शरीर में फैल गया। केक! उसने मुंह में खून भरकर खांसा जो अंगों के टुकड़ों से भरा हुआ था। डेमियन यह देखने के लिए नहीं रुका कि क्या हुआ, और एटिकस ने उसे जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। वह जमीन पर गिरा हुआ बैठा था, उसके होठों और आंखों से खून बह रहा था। जैसा कि डेमियन ने वादा किया था,
उसने इसे एक ही चाल में समाप्त कर दिया। एक ही चाल में एटिकस को उस दुर्गम अंतर का एहसास हुआ जो उनके बीच खुल गया था। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। जिस व्यक्ति को उसने एक बार एक होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा था जो भविष्य में उसकी सहायता कर सकता था, वह पलक झपकने से पहले ही उससे कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। जवाब जाने दो। एटिकस अंततः समझ गया। उसका जुनून ही उसे रोक रहा था। पहले करने और बाद में सोचने की उनकी इच्छा उन्हें सबसे स्पष्ट सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रही थी, और इस वजह से उसने उस राक्षस के साथ अपनी दोस्ती की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जिसने उसे हराया था। हाँ, उसने निराशा में आह भरी, वैसी ही आह जैसी कुछ देर पहले डेमियन ने निकाली थी। इस बार मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घटना के बाद डेमियन और एलेना तुरंत युद्ध के मैदान से चले गए, लेकिन वे उसके अस्तित्व की अफवाहों को फैलने से नहीं रोक सके। अंत में लक्ज़ूरियन में लगभग सभी को उस रहस्यमय प्रतिभा के बारे में जानने में केवल आधा घंटा लगा, जिसने एक द्वंद्व में फॉलन स्टार होली लैंड यंग मास्टर को पूरी तरह से कुचल दिया। इस बीच उस व्यक्ति ने स्वयं महल का एक शांत कोना ढूंढ लिया जहां से परे तारों से भरा आकाश दिखाई दे रहा था, और उसने अपने लिए कुछ समय निकाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मूड इतनी जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन एटिकस के व्यवहार को देखने के बाद उससे रहा नहीं गया। वह लगभग पूरी जिंदगी अकेले या कम लोगों के साथ यात्रा करता रहा था, इसलिए जब वह ब्रह्मांड की बुनियादी सच्चाइयों को समझता था, तब भी उनका अनुभव करना उसे अधिक प्रभावित करता था। आज उन्हें याद आया कि सत्ता के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। एटिकस का मामला बहुत चरम नहीं था, लेकिन डेमियन की अपार बोधगम्य क्षमता और ऑलव्यूइंग आइज की वास्तविकता के माध्यम से देखने की आंशिक क्षमता के साथ, अगर वह चाहे तो अन्य लोगों की भावनाओं को पढ़ने की उसकी क्षमता में उसे लगभग एक सहानुभूतिपूर्ण माना जा सकता है। एटिकस के भीतर गहरी बैठी इच्छा जिसने उसकी हर दूसरी भावना को ढक दिया था, यह वही इच्छा थी जो डेमियन ने अपने भीतर महसूस की थी। यह देखकर कि एटिकस में ऐसी इच्छा का शिकार बनने की क्षमता थी, उसे याद आया कि वह भी उतना ही जोखिम में है, और उससे भी अधिक। इसकी गारंटी है कि अगले कुछ महीनों में लक्ज़रियन आने वाले अधिकांश लोग पहले ही उस इच्छा के आगे झुक चुके होंगे। उन पुराने विशेषज्ञों को अपनी क्षमता की अंतिम सीमा का सामना करने के बाद सत्ता के प्रलोभन का विरोध करने में कठिनाई होती है। इससे न केवल यह पता चलता है कि ब्रह्मांड में गद्दारों की संख्या संभवतः अपेक्षा से अधिक है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि यह ग्रैंड असेंबली उनके लिए एक दूसरे के सामने अपने अहंकार को उजागर करने के लिए एक मंच में बदल जाएगी। दूसरों को ऐसा लग सकता है कि डेमियन बेतुके अनुमान लगा रहा था और ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वे सच हों। हालांकि ऐसे छोटे पैमाने पर डेमियन का अनुमान सच्चाई से अलग नहीं था। यूनिवर्सल फ्लो की उनकी समझ ने उनके लिए लोगों के प्रवाह को पढ़ना आसान बना दिया। मूल योजना दिखाने और दिखावा करने की थी। यह ठीक था, लेकिन अधिक से अधिक यह मुझे एक विकराल प्रतिभा के रूप में पहचान दिलाएगा। लेकिन विशाल प्रतिभा अब पर्याप्त नहीं है। उसकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे इस इवेंट पर पूरी तरह हावी होना है और इसे बर्बाद करना है। पास में पड़ी मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ उसकी आंखों में नाच रही थी, जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ रही थी जिससे वह काफी खलनायक लग रहा था। योजना निर्धारित की गई थी। डेमियन को बस व्यक्तिगत हितों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को हटाने की जरूरत थी, और ऐसा करने के लिए
उन्हें खलनायक की भूमिका निभानी पड़ी। मैं तुम्हारी प्रतिभाओं को पीटूंगा और तुम्हारे बड़ों को पीटूंगा। जब आप मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इतना पागल होना संभव है कि आपको खून की खांसी हो। जब वह समय आया तो इन ताकतों के पास उससे निपटने के लिए एकजुट होने के अलावा क्या विकल्प होगा। यह न केवल उन्हें सहयोगात्मक संबंधों के लिए मजबूर करेगा, जिसे वह बाद में टिकाऊ बनाने का तरीका भी खोज सकेगा, बल्कि यह उसके लिए बहुत मजेदार होगा। मेरे पास वास्तव में कभी भी हीरो आर्क नहीं था, लेकिन एक खलनायक आर्क तनाव मुक्त करने का एक शानदार तरीका लगता है। ठीक है, चलिए इसे मिनी आर्क कहते हैं। आखिरकार मैं पूरी तरह से खलनायक नहीं बनना चाहता। वह स्वयं मुस्कुराया और इससे भी अधिक वह परे ब्रह्मांड को देखकर मुस्कुराया। मुख्य बातों पर भाषण। मैं तुम्हें अपनी निगरानी में मरने से इनकार करता हूं। अध्याय 979 बैठक 1। चूंकि एटिकस के साथ हुई घटना के बाद डेमियन ने दूसरों के साथ बातचीत करने से बचना चुना, इसलिए बाकी दिन आसानी से बीत गया और जल्द ही भव्य सभा का असली पहला दिन शुरू हो गया। दैवीय क्षेत्र की पहुंच के भीतर स्थित सभी सेनाएं आ चुकी थीं, जिनमें हिडन डेथ वैली और यहां तक कि एज़्योर रेन स्टार की सेनाएं भी शामिल थीं। यह अनुमान लगाया गया था कि अगले 1 या 2 सप्ताह वह मुख्य समय होगा जब अधिकांश बल पहुंचेंगे, जिसका मतलब था कि आज भी कई संगठित गतिविधियों के बिना अपेक्षाकृत आराम का दिन था। लक्ज़ूरियन के गलियारों से जुड़े प्रशिक्षण क्षेत्रों और अन्य कमरों के अलावा नए स्वागत किए गए मेहमानों के मनोरंजन के लिए 3 हॉल खुले थे। इन हॉलों में से प्रत्येक में 25,000 से अधिक लोग बैठ सकते थे और ये संबंध बनाने और नेटवर्किंग के लिए मुख्य क्षेत्र बन गए। यह एक विशाल भोज के बराबर का दृश्य था, हालांकि यह स्वाभाविक रूप से मुख्य सम्मेलन तक महीनों तक नहीं चल सका। डेमियन को आश्चर्य हो रहा था कि वे कार्यक्रम की पूरी अवधि तक इन विशेषज्ञों के रहने के समय को कैसे सार्थक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वह और एलेना हॉल के सबसे नजदीक पहुंच गए थे। मूल रूप से डेमियन आज इसे आसान बनाना चाहता था और अपना चेहरा फिर से दिखाने से पहले उसके बारे में चर्चा को थोड़ा कम होने देना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि छिपने का कोई मतलब नहीं है। अन्य समय के विपरीत भव्य सभा केवल विशेषज्ञों से भरी हुई थी, चाहे वह युवा प्रतिभाएं हों जो पृथ्वी के छोर तक अफवाहें फैलाएंगी या बुजुर्ग जो दुनिया की सच्चाइयों को देख सकते हैं और अपने शब्दों को सत्यापित कर सकते हैं। दोनों अंततः उस पर ध्यान केंद्रित करने का एक रास्ता खोज लेंगे, खास तौर पर तब जब उसकी भेष बदलने की तकनीकें अभी तक देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकीं। अधिकतम जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि थोड़े समय के लिए अपने अस्तित्व के विशिष्ट हिस्सों को गलत साबित कर दूं, जैसा कि मैंने प्रवेश सत्यापन के लिए किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि अभ्यास के साथ यह बेहतर हो जाएगा। जैसे ही दोनों पहले मुख्य हॉल के पास पहुंचे, डेमियन ने अपने विचारों में हेरफेर किया और एलेना के साथ निष्क्रिय बातचीत का मनोरंजन किया। लगभग 1 किलोमीटर ऊंची छतें, अविश्वसनीय रूप से भव्य और अलंकृत सजावट और इतनी संख्या में लोग कि उन्होंने एक समुद्र बना दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेमियन उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कहा, आइए देखते हैं कि क्या हमारा कोई जानने वाला यहाँ है। यदि नहीं तो हम अन्य लोगों की कोशिश करेंगे। एलेना ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे हॉल में चली गई। वह ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत प्रमुख व्यक्ति थीं और उनके अपने संबंध थे। कुछ ऐसे थे जो हिडन डेथ वैली के निदेशक के स्तर तक पहुंच गए थे। दोनों अपनी शक्ल सूरत या प्रतिष्ठा के कारण उन पर आने वाली विभिन्न निगाहों को नजरअंदाज करते हुए हॉल में घूमते रहे,
जब तक कि दोनों के सिर एक ही दिशा में नहीं घूम गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निदेशक, कमांडर, दोनों की आवाजें आपस में जुड़ गईं, जिससे वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर मुड़ने लगे, क्योंकि जिन दोनों को उन्होंने बुलाया था उन्होंने भी अपना सिर घुमा लिया। डेमियन, एलेना, दो बूढ़ों ने एक साथ आश्चर्य प्रकट किया। उनमें से एक मजबूत और अधिक सुगठित था। उसकी उम्र बढ़ने के बावजूद उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा था। दूसरा छोटा और मोटा था, लेकिन उसके जंगली बाल और दाढ़ी के साथ साथ उसकी आंखों में भयंकर रूप के कारण उसे कम आंकना मुश्किल था। वे कोई और नहीं बल्कि हिडन डेथ वैली के निदेशक अलुकार्ड और एलेना के सबसे महान गुरुओं में से एक, इएन के डिवाइन ग्रेवयार्ड जोन के कमांडर हुओ जुआन थे। दोनों जोड़े एक दूसरे से मिले और अपना परिचय दिया, जिससे तुरंत ही उनके आसपास खुशी का माहौल बन गया। तुम्हें पता है, मैं बस इस बूढ़े आदमी को उस आशाजनक बीज के बारे में डींगे मार रहा था जो मुझे मिला था, और उसने कहा कि उसके पास इससे भी बेहतर बीज है। किसने सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी आप दोनों का एक साथ सामना करेंगे, निदेशक ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। डेमियन ने अपनी अभिव्यक्ति लौटाई और जवाब दिया, इससे भी अधिक निदेशक, मुझे नहीं पता था कि इएन में आपका ऐसा कोई संपर्क था। बच्चे, क्या तुम चिंतित हो कि मुझे पता चल जाएगा कि गायब होने के बाद तुम क्या कर रहे थे? वह डेमियन ने अपनी निगाहें हटा लीं और विषय को बदलने के प्रयास में कमांडर हुओ का अभिवादन किया। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। कमांडर, आपने एलेना के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। यदि आपकी मदद नहीं होती तो शायद मैं उसे दोबारा नहीं देख पाता। उसने ईमानदारी से अपना सिर नीचे कर लिया। उनके बयान में कोई झूठ नहीं था। जब एलेना पहली बार इएन पहुंची तो वह संयोग से नो रिटर्न पास डिवाइन ग्रेवयार्ड के बाद सबसे खतरनाक क्षेत्र में पहुंच गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां उच्च कमांडर आम थे और सुप्रीमो ने अविश्वसनीय संख्या में शक्तिशाली नॉक्स से लड़ने के लिए लगातार अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने इस बिंदु पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य कब्रिस्तान खून से लथपथ जंगल से इएन के विपरीत छोर पर था, जहां हेफेस्टस बॉने डोमेन से पहुंचा जा सकता था। इस स्थान के कारण डिवाइन ग्रेवयार्ड नॉक्स के मुख्य केंद्रों में से एक था, क्योंकि इसे तोड़ने का मतलब स्वर्ग की सेना के मुख्य संचालन केंद्र तक पहुंचना था। यहाँ अकेली एलेना को भयानक संघर्षों से गुजरना पड़ा। कई बार मरने से पहले वह खून से लथपथ और लगभग बेजान होकर एक मानव शिविर के दरवाजे पर पहुंची। कमांडर हुओ, जिसने उस शिविर का नेतृत्व किया था, एलेना को वहां मरने के लिए छोड़ सकता था। उसके जैसी कमजोर को अपने साथ लेने से उसे जरा भी फायदा नहीं होता, और उसे ऐसे गंभीर घावों से ठीक करना संसाधनों की बर्बादी भी होती। हालांकि कमांडर ने फिर भी उसे बचाने का निर्णय लिया, किसी और चीज से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से। इस न्यायप्रिय और शक्तिशाली कमांडर के तहत एलेना लगातार चौथी कक्षा के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने और युद्ध के माध्यम से अपने कानूनों की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम थी। उन्होंने देवताओं के कब्रिस्तान को एक युवा अभिजात वर्ग के लिए प्रशिक्षण मैदान में बदल दिया, जो कि एलेना को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह 6 महीने से अधिक समय तक उसकी देखभाल में नहीं रही, इससे पहले कि उसे गंभीर समय विस्तार के साथ एक छिपे हुए क्षेत्र में ले जाया गया, जहां वह अपनी मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण लेने के लिए लगभग 1 वर्ष तक एकांत में रही, लेकिन उसके प्रभाव ने उसकी भविष्य की यात्राओं को परिभाषित किया। दिव्य क्षेत्र और उसके नाम ने उसे बाद में कई परेशानी भरी स्थितियों से बचने में मदद की।
यदि कोई एक व्यक्ति था जिसने डेमियन से मिलने तक एलेना के जीवित रहने की अनिवार्य रूप से गारंटी दी थी, तो वह कमांडर हुओ था। कमांडर ने डेमियन को ऊपर से नीचे तक देखा, यहाँ तक कि अपनी जागरूकता से उसे कुछ बार स्कैन भी किया। और इस बार पहले किए गए किसी भी कार्य के विपरीत डेमियन ने स्कैन को अपने अधिकांश अस्तित्व को पढ़ने की अनुमति दी। आप उसके पति हैं? कमांडर हुओ ने डेमियन के धन्यवाद के शब्दों की उपेक्षा करते हुए पूछा। हाँ सर, डेमियन ने दृढ़ता से स्वीकार किया। हम कमांडर ने एलेना और डेमियन के बीच कई बार नजर डाली। उसकी भौहें हर बार और गहरी हो गईं और अंततः ढीली हो गईं। अच्छा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह लड़की, जिस तरह से उसने हर किसी के साथ इतनी बेरुखी से व्यवहार किया, मैंने सोचा कि वह जीवन भर अकेली रहेगी। अब जब मुझे पता चला है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पहले से ही आप जैसे किसी व्यक्ति को अपना दिल दे चुकी है, तो मैं कैसे हो सकता हूं अधिक संतुष्ट। कमांडर हुओ ने जोरदार हंसी छोड़ी और डेमियन की ओर आधा झुका और उसके कंधे को आसानी से थपथपाया जो उसकी ऊंचाई से मेल नहीं खा रहा था। लड़के, चूंकि अलुकार्ड तुम्हें स्वीकार करता है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जहां तक मेरी तुम्हारी छोटी पत्नी की देखभाल करने की बात है, इसे बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रायोजित करने के रूप में सोचो। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? डेमियन ने उस आदमी की आंखों में देखा। वे स्पष्ट और प्रकाश से भरपूर थीं, एक सच्चे नायक की आंखें। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, उसने कहा। उसने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया और सिर हिलाने और एक वस्तु को हवा से बाहर खींचने से पहले अभयारण्य में थोड़ा सा देखा। वरिष्ठ, आपने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में कृपया मेरी ओर से कृतज्ञता का यह उपहार स्वीकार करें। अध्याय 980 बैठक 2। चमक। डेमियन के हाथ में 3 पुस्तिकाओं का एक सेट आया, जिसे उसने कमांडर हुओ की ओर बढ़ाया। कमांडर की आंखें तुरंत तश्तरियों में फैल गईं। नहीं, वे व्यावहारिक रूप से अपनी जेब से बाहर गिर गए। तुम वह हकलाते हुए, कांपते हाथ से पुस्तिकाओं को छूने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें ले जाओ। वे मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह अलग है ना? डेमियन ने लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ कहा। कमांडर हुओ ने अपने आश्चर्य और आह को शांत करने से पहले कुछ और सेकंड के लिए पुस्तिकाओं की घिसी पिटी सिलाई पर धीरे से अपनी उंगलियां फिराईं। लड़के, मुझे लगा कि मैं शुरू से ही तुम्हारी प्रतिभा को समझ गया हूं, लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं अभी भी तुम्हें कम आंक रहा हूं। डेमियन की मुस्कान चौड़ी हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, ये पुस्तकें खजाना थीं जिन्हें कमांडर अस्वीकार नहीं कर सका। वर्णमाला के शीर्षक इस प्रकार थे। ओडिन का क्रोध कौशल मैनुअल। अंतिम बल विकल्प मानक। विश्वासी तानाशाही तकनीक। वे 3 तकनीकें क्लाउड जायंट्स के स्वामित्व में थीं, जो जॉय ने उन्हें डेमियन को फिर से दिया। जैसा कि कोई भी अनुमान लगा सकता है, ये विशाल रेसिंग की विशेष तकनीकें थीं, जो अन्य सभी के लिए पूरी तरह से किफायती थीं। और जबकि कमांडर हू ने खुद को अच्छी तरह से छुपाया, वह डेमियन से छिप नहीं सका। तुम्हें ये कैसे मिले? कमांडर हू ने इस तथ्य को उजागर करते हुए पूछा कि उसका पोर्टफोलियो शामिल हो गया है। ग्रुप डेमियन, अलुकार्ड और स्वयं कमांडर हुओ द्वारा स्थापित कई अन्य पर्यटकों को पकड़ लिया गया था, इसलिए उनकी वास्तविक ताकत के बारे में यह मुख्य विवरण उनके निवास के अंदर स्थित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमांडर हुओ के प्रश्न का उत्तर देने से पहले डेमियन को 1 सेकंड में समीक्षा मिली। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि यह मेरा एक अच्छा दोस्त था।
इसकी वर्तमान स्थिति के विपरीत मूल क्लाउड दिग्गज भी मुख्य विशाल रेस का हिस्सा थे। जब वे जंगली महाद्वीप में प्रवेश कर गए तो वे अपने साथ कई प्रमुख नस्लीय तकनीक ले गए। अब जबकि अनगिनत सहस्त्राब्दियां निकली हैं, वे मूल तकनीकें पौराणिक खोई हुई प्राचीन लिपियां थीं जो संपूर्ण विशाल जाति को भारी लाभ पहुंचा सकती थीं। यह देखने के लिए कि आपको इतने मूल्यवान वस्तुएं उपहार में मिली, मैं केवल यही कह सकता हूं कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई मित्र होता। कमांडर हुओ की आंखों में झझक और चिंता की झलक। वह स्पष्ट रूप से मैनर्स के तहत कुछ प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन वह डेमियन की पकड़ से प्राचीन पुस्तिकाओं को छीनने से अपने हाथों को नहीं रोक सका। हाँ 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 हाँ। निर्देशित की हंसी से पूरा स्थान भर गया। भाई जुआन, मैंने सोचा क्या कहा। यह बच्चे को चमत्कार करने के अलावा कुछ नहीं पता। कमांडर ह्यूओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुस्तिकाओं को अपने स्थानीय भंडार में से पहले डेमियन को गहराई से देखा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह कह ही नहीं सकता था। हो सकता है कि डेमियन ने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया हो, लेकिन ये पुस्तकें नए स्तर से पूरी तरह से ली गई हैं, जब तक कि सुपरस्टार की मदद नहीं की जाती। न केवल वे अपनी पुरातात्विक विरासत से अपना संबंध पुनः प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि वे बहुसंख्यक पुजारियों के अनुयायियों को समझने में भी सक्षम हो जाएंगे, जो उन्हें अपने और भी निकाले गए टाइटन पुरालेख की कब्रगाह काया का पीछा करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की एक भव्य सेवा के लिए डेमियन ने अपने हाथ के एक संकेत से यही किया। कमांडर हुओ को पूरा यकीन था कि डेमियन को समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए कमांडर ने भी वही देखा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। उन दोनों को यह संकेत देने वाले शब्दों की आवश्यकता नहीं है कि वे शेष समय के लिए भाई और जीवन और मृत्यु के सहयोगी बने। कुछ देर बाद पुस्तिकाएं हटा दी गईं क्योंकि उनके समूह के चारों ओर की बाधाएं दूर हो गईं और उनके चारों ओर गंभीर वातावरण भी बर्फ की तरह पिघल गया। वे हंसी मजाक भरी बातचीत में लौटे। डेमियन और एलेना अपने अन्य सहयोगियों के गुरुओं से परिचित हो गए और अलुकार्ड और हुओ जुआन भी अपने शिष्यों के साथ ऐसे ही कर रहे थे, और जल्द ही कई घंटे चले गए। ठीक है, तुम दोनों शिकार में भाग लेने की योजना क्या बना रहे हो? डायरेक्टर ने अचानक कहा। हंट, डेमियन और एलेना ने एक साथ प्रतिध्वनि की। मैं देख रहा हूं। देवदूत भी पक्षपात दिखाएंगे, है ना? शिकार कल का कार्यक्रम है, इस सभा का पहला कार्यक्रम। यह 1 महीने तक चलेगा और प्रतिभागियों को उस अवधि के भीतर किसी भी समय शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए जो लोग आएंगे बाद में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। मैं देख रहा हूं, डेमियन बुदबुदाया। तो यह तथाकथित शिकार किस बारे में है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इस भाग को समझाऊंगा, कमांडर हुओ ने कहा। शिकार ईमानदारी से यथासंभव कम संरचना के साथ आयोजित एक प्रतियोगिता है। एंजल्स ने 1 महीने के लिए ब्रह्मांड की युवा प्रतिभाओं के लिए अपने पवित्र प्रकाश क्षेत्र को खोलने का फैसला किया है। इस समय के दौरान आप अन्य प्रतिभाओं से लड़ सकते हैं, परीक्षण साइटों में प्रवेश कर सकते हैं, पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करें, या यदि आप चाहें तो केवल अन्वेषण करें। क्या इसमें कोई मतलब है? एलेना ने पूछा। यदि यह एक गुप्त क्षेत्र है जिसे एंजल्स साझा करने के इच्छुक हैं, तो सामान्य पुरस्कार कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यह सामान्य समय में सच हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति ने कई लोगों को रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि यह सच है कि पवित्र प्रकाश क्षेत्र के वास्तविक लाभों का दावा पहले ही किया जा चुका है,
वर्तमान क्षेत्र ब्रह्मांड के बेहतरीन लोगों द्वारा पेश किए गए खजाने से भरा हुआ है। मैं कर सकता हूं गारंटी दें कि वहां कम से कम एक अच्छा खजाना होगा, कमांडर हुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, वास्तव में वे कंजूस देवदूत हम पर बिल्कुल भी आसान नहीं थे। कैओस रैंक के तहत किसी भी खजाने को स्वीकार्य नहीं माना जाता था, और मुझे यकीन है कि कम से कम हम में से कुछ डेमिगोड्स ने 2 का एक ईश्वर रैंक वाला खजाना तैयार किया था। यह मैं निश्चित रूप से आप युवा लड़कों को संतुष्ट करूंगा, निदेशक ने निराशा से कहा। दिलचस्प। डेमियन वास्तव में घटना की प्रकृति से बहुत उत्सुक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थितियों के साथ पवित्र प्रकाश क्षेत्र को खोलने का एकमात्र उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की ताकत को व्यापक रूप से बढ़ाना था। इसके विपरीत स्वयं प्रतिभाओं के व्यवहार के आधार पर यह ऐसी स्थिति में बदल सकता है जहां थोड़ी संख्या में कुलीन वर्ग को लाभ होता है और बाकी को अपमान का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है, कौन सा बेहतर है? डेमियन और एलेना ने अपने कमरे में लौटने से पहले शिकार में अपनी भागीदारी की पुष्टि करके 2 पुराने विशेषज्ञों के साथ अपनी बातचीत समाप्त की। योजना क्या है? एलेना ने एक बार पूछा कि उन्हें कुछ गोपनीयता मिले। योजना, डेमियन ने दोहराया। मम्मा, संभवतः आपके पास कुछ चीजें हैं जिन्हें आप उस गुप्त क्षेत्र में पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे इसमें शामिल होने दीजिए। आप कहते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में ऐसा नहीं किया होता। वैसे भी अभी तक मेरे पास कोई योजना नहीं है। मैं क्या करना है यह तय करने से पहले स्थिति का निरीक्षण करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं। एलेना बुदबुदाया। आपके पास कुछ विचार हैं? डेमियन ने पूछा। एलेना बचपन से ही दोनों में होशियार थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना सोचा था कि वह जानता है, वह गारंटी दे सकता है कि वह उसे एक अलग दृष्टिकोण दिखाएगी। और निःसंदेह वह उसे निराश नहीं करने वाली थी। अगर हम सब कुछ मेज पर रख दें, उसने शुरू किया, यह शिकार बिना रुके 1 महीने तक जारी रहेगा, इसलिए प्रतिभागियों की संख्या कम से कम 20 से 25,000 तक बढ़ जाएगी। हमें मारने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर किसी जीनियस को घातक घाव हो जाता है तो उन्हें गुप्त क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा और अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका सोचते हुए उसने अपनी ठुड्डी को थपथपाया। मुझे यकीन है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या थोड़े से कुलीन वर्ग का समर्थन किया जाए या सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन यह बिल्कुल बेतुका है। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें डेमियन की ओर घुमाई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। पीछे से चांदनी की रोशनी पड़ने के कारण वह विशेष रूप से मंत्रमुग्ध लग रही थी जब उसने आगे कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ये रही योजना।